जय हिंद साथियों। ऐसी स्थिति भारत देश के भीतर तो कभी भी नहीं था। यह तो आप कह ही सकते हैं कि बीते 9 साल के अंदर, और इन बीते 9 साल के भीतर में किसी भी राज्य के चुनाव का मौका हो या लोकसभा का चुनाव का मौका ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति और इस तरीके की प्रतिक्रिया इससे पहले भाजपा ने कभी भी नहीं दिया था। और प्रधानमंत्री को भी कहां जरूरत होती थी कि किसी एक उपलब्धि का तमगा लेने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर चले जाएं वो, और उसके बाद वहां पर उनकी वाहवाही होने लगे। और संसद के भीतर जो मुद्दे सड़क पर वोटों के ध्रुवीकरण नहीं कर पा रही थी, उन मुद्दों को एक नए तरीके से संसद के भीतर उठाना शुरू कर दीजिए। यानी निशाने पर विपक्ष होगा, लेकिन उसको लेकर के जिन बातों का जिक्र जिस तरीके से किया जाएगा, वह सीधे तौर पर इस देश के भीतर में एक नफरत की मोटी लकीर, या कहे कि धर्म के आश्रय वोटों के ध्रुवीकरण की सोच संसद के भीतर भी भाषण देते वक्त, या हो सकता था, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को बताते वक्त अगर आपकी जुबान लड़खड़ाने लगे, या और लड़खड़ाते लड़खड़ाते सामने वाले को आप न सिर्फ कटघरे में खड़े कर दे, बल्कि आप उसके ऊपर शब्दों के बेल्ट कुछ इस तरीके से चलाने लगे जो संसदीय मर्यादा को तोड़ते चले जाए। राजनीतिक का यह मिजाज संसद के भीतर कल ही रात को देखा गया है, और देश की राजनीतिक कल का नया मिजाज आज सुबह ही बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में देखा गया है। इन दो परिस्थितियों के भीतर 4 बड़े कारण आज आप पहले इसको समझ लीजिए। इस देश के भीतर में लगभग 200 लोकसभा की सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस अगर अपनी पुरानी गलतियों को मान लेती है और नए सिरे से आगे चल पड़ती है, तो जो उसने इंडिया अलायंस बनाने के साथ और इस दौर में ओबीसी को लेकर के जो राहुल गांधी ने कहा कि हमसे पहले गलती हुई है, यह बदलाव दरअसल बदलती हुई कांग्रेस का है। तो जिन 200 सीटों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, वहां एक एक सीट जितना भाजपा के लिए मुश्किल हो चला है। दूसरा सवाल कि भाजपा के पास उपलब्धियों का पिटारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम नीतियों के आश्रय, लेकिन उससे कोई बचा पाने की स्थिति में इस देश के भीतर इसलिए भी नहीं है क्योंकि लोगों की अपनी सामाजिक आर्थिक जिंदगी है, और सरकार जिस चकाचौंध भरी जिंदगी को बताना चाहती है अपने अनुसार, इससे बहुत दूरी जनता हम लोगों की है। और जनता की उसी नब्ज और उसी मुद्दे को राहुल गांधी हर तरीके से लगातार पकड़ रहे हैं। यह दूसरी मुसीबत है भाजपा के लिए, जहां पर उसे लगता है कि जो कर दिया वो हमने ही किया है, चाहे वह चांद पर पहुंचना हो, चाहे G20 की सफलता हो। इस दौर में दुनिया भर में डंका हमारा ही बज रहा है, तो देश के भीतर के लोगों को डंका बजाना चाहिए। लेकिन यह सामाजिक आर्थिक दूरी कमोबेश इस देश के भीतर की 100 से ज्यादा सीटों पर परेशान भाजपा को कर रही है। तीसरी परिस्थिति इस देश के भीतर की उस समय उस विचारधारा या उस एजेंडे के लेकर के है जिसको लेकर के आरएसएस चला करते थे, लेकिन एक झटके में वह विचारधारा खोखला हो गया है मोदी के अपनी राजनीतिक बिसात को लेकर के। तो यह तीसरा संकट उस संयुक्त की दिशा को संकेत करता है जहां पर वोटों की ध्रुवीकरण कैसे होगा, यह भी बड़ा सवाल है। और चौथा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे या उनकी चकाचौंध से जुड़ा हुआ है, जो जनता के साथ मिसमैच कर रहा है, और जो संगठन खोखला हो चला है यानी आरएसएस, उसके भीतर भी सवाल है कि नहीं, इससे जीत नहीं मिलेगा तो होगा क्या, होगा क्या। उससे पहले हमें लगता है आज आप भी सुन लीजिए कि भाजपा के सांसद क्या उन शब्दों को, जब वह विपक्ष के एक नेता पर उंगलियां उठाते हैं और जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को जरा आप सुनिए, इसलिए भी क्योंकि इसके जरिए क्या समाज में नफरत और तेज हो सकती है, यह भी सोचिए। कहता है यह शब्द समाजवादी पार्टी के नेता रमेश अली, बीजेपी के सांसद रमेश भिदुरी ने कहा। अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक इसी बात नोट करते रहना कि बात देखो इस मुल्ले को अभी रोड पर रहे थे। सर इसरो ने वर्ष 2019 से अब तक पार्टी विद डिफरेंस
यही तो वह नारा था भाजपा को लेकर के, और उसका यह अंदाज आप बिल्कुल अलग दिखे। संसद के भीतर दिए गए रमेश भिदुरी के इस वक्तव्य से मिल चुका है। दूसरा सवाल अब उसके आगे का हो चला है कि क्या वाकई भाजपा और उसके तमाम सांसद महसूस करने लगे हैं कि 2024 के मुश्किल हो चला है, और उस मुश्किल की वजह अपनी नीतियों पर जो रेड कारपेट बिछाई गई थी, अब उस पर सवाल या निशान इस देश के लोग लगाने लगे हैं, या फिर कांग्रेस बदलने लगी है, या फिर समूचा विपक्ष इस बात को जान चुका है और खुद भाजपा के भीतर के नेता भी इस बात को क्या समझ चुके हैं कि जिस रास्ते हम चल पड़े हैं उसकी उम्र कहीं पूरी तो नहीं हो चली है। तीन स्थितियां बिल्कुल साफ है। एक आर्थिक पक्ष है जो देश के भीतर का और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को लेकर के है। दूसरा पक्ष कांग्रेस का बदलना, राहुल गांधी का नीतियों को उठाना है। और तीसरा पक्ष इसका इस देश के भीतर में उन 400 लोकसभा की सीटों का है जिस पर भाजपा अपनी बिसात में मान के चलती है कि इन 400 में से लगभग 300 के लगभग सीटें तो हम जीत ही सकते थे, जीत सकते थे, है नहीं थे। और अब उसमें शायद और भी मुश्किल हालात पैदा हो चला है। तो पहली स्थिति आर्थिक स्थिति इस देश के भीतर की है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को परेशान कर रही है, क्योंकि इस दौर में सरकार के अपने रिपोर्ट कार्ड बहुत साफ बतलाती है कि जो विदेशी पैसा भी भारत के बाजार में आता था वह भी अब कम हो चला है। और जो रिपोर्ट निकल करके आई उसमें जानकारी दिया गया है कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो बरस दर बरस जो अगर आप देखिएगा तो 2022 में देखिएगा तो 6,05,369 करोड़ का था। अगले बरस यानी 2023 में यह 3,07,662 करोड़ पर आकर के रुक गया, यानी और नीचे आ गया। और 2024 के पहले 6 महीने की जो इंडिकेशन संकेत नजर आ रहे हैं वो 1.5 लाख करोड़ तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके घटने की वजह क्या है? भारत के बाजार में क्या विदेशी इन्वेस्टमेंट रुक रहा है? और इसके वजह क्या है? सरकार इसकी वजह को समझे, लेकिन इसको एक आर्थिक परिस्थितियां हैं। दूसरी स्थिति भारत के भीतर जो इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसे बजट में जब जब बताया गया कि इतना इन्वेस्टमेंट इस होगा, उस घटते घटते ऐसी स्थिति आ जा गई कि इस बरस यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर का महीना चल रहा है, तो यह एक लिहाज से आप सोचिएगा तो आधा बरस इस वित्तीय वर्ष का भी बीत चुका है। बजट में बताया गया था कि 51,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन अभी की तारीख में सिर्फ 5,600 इतना ही 5,600 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट हुआ है। पिछले बरस में जो डाटा बताया गया था बजट में वो 65,000 करोड़ का था, लेकिन इन्वेस्टमेंट 35,000 करोड़ का ही हो पाया। उससे पहले तो कमाल की बात थी, 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 1,75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना था जो बजट में बताया गया था, लेकिन हुआ कितना? 13,534 करोड़। यह पहला मैसेज। दूसरा मैसेज बहुत इससे बड़ा है, क्योंकि इससे पहले 5 बरस मोदी सत्ता के जिसमें उन्होंने इस देश की अलग अलग कॉरपोरेट को जो माफियां दी थी, जो रिटर्न ऑफ दिया था वह 7,95,000 करोड़ का था। और इस पहले 4 बरस में जो माफी दिया गया यह 7,33,000 करोड़ की हो चुकी है। तो दोनों मिला दीजिएगा तो तकरीबन 15,39,000 करोड़ रुपए होते हैं। इसी दौर में पिछले साल के तुलना में हमारा एक्सपोर्ट जो है वह तकरीबन 16% भी नीचे आ गया है, इंपोर्ट भी 17% नीचे आ गया। ये व्यापारिक घाटा तो $20 मिलियन से ज्यादा का है। मजे की बात यह है कि जिस तेल के जरिए सरकार ने अपनी राजनीतिक को संभाला और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस तेल की कीमत बढ़ रही है, और खुद जो हर महीने रिपोर्ट दिया जाता है उसका वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट बता रहा है कि हाँ, अलार्मिंग तो है, चिंताजनक तो हो चला है, लेकिन अभी लाल लकीर नहीं खींच सकते। लेकिन स्थितियां नाजुक हो चली है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह $100 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा, जो इस समय $95 प्रति बैरल हो चला है। यह सारी परिस्थितियों के साथ एक समानांतर में जब जैसे आप शेयर बाजार के अंदर कदम रखिएगा, वैसे आपके जहन में एक और सवाल उठेगा कि आज के दिन 12,000 करोड़ का निवेश
निवेशकों को घाटा हुआ। कल यह घाटा और ज्यादा है। उससे पहले सोमवार के दिन भी यह घाटा तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का था। लगातार शेयर बाजार की परिस्थितियां भी बता रही है कि इस आर्थिक मसले का जिक्र सिर्फ इसलिए कि यही वह मजबूती है जो सरकार को राजनीतिक पूंजी के तौर पर मुनाफा दे देती है। और जब आप इलेक्शन के समय कूदते हैं तो आपके पास पैसे की कोई कमी होती नहीं है, लेकिन जब आपकी इकोनॉमी डगमगाती है तो ऐसे में राजनीतिक तौर पर इसका असर पड़ता है कि क्या पहली घंटी वित्त मंत्रालय या कहे इकोनॉमी एस्पेक्ट में पैदा हुई है। और दूसरी परिस्थिति दरअसल भाजपा के लिए मुश्किल हालात कांग्रेस को और राहुल गांधी के द्वारा किया गया, क्योंकि जब आप एक सवाल आज राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या महिला आरक्षण के पिछली बार जब आपने ओबीसी का जिक्र नहीं किया था और इस वक्त आप ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं तो क्या उस समय गलती थी? उन्होंने कहा जी मैं रिग्रेट करता हूं इस बात को लेकर के। यानी एक तरफ पुरानी कांग्रेस की नीतियों को भी अपने कंधे पर लेकर 2024 के मैदान में कुछ इस तरीके से कूदने को तैयार है राहुल गांधी, जो कल तक पूरा का पूरा वोट बैंक होता था वो भाजपा के पास चला जाता था, वह खिसक रहा है। उसको इस रूप में भी आप समझिए कि 2009 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे उस वक्त भाजपा के पास ओबीसी वोट बैंक 22% रहा था। 10 बरस के बाद जब देखिएगा 2019 में तो यही 22% वोट बैंक 44% में बदल जाता है, यानी दुगुना हो जाता है। और दूसरी तरफ जो अलग अलग छत्रक हैं, जो सहयोगी हैं इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं, उनका 2009 में 42% था, जब 2019 में घटकर 10 बरस के बाद वो घट करके 27% हो जाती है। कांग्रेस इसी विषय को लेकर के देख रही है कि दूसरी बड़ी बात एक चीज और देखिए कि इंडिया के अंदर जो हलचल देनी चाहिए थी वो हलचल नहीं है। आप कहेंगे कि इंडिया नजर कहां रहा जब इस दौर में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे फिर मंडल से निकली हुई पार्टी ओबीसी को लेकर के इस दौर में राजनीतिक तौर पर हंगामा खड़ा कर देनी चाहिए। अगर वह हंगामा खड़ा कर देते तो भाजपा के भीतर इतना शोर नहीं मचता। मुश्किल यह है कि शोर राहुल गांधी मचा रहे हैं, बदल रही है कांग्रेस, राजनीतिक तौर पर वह टक्कर दे रही है भाजपा को। और भाजपा इस बात को समझ गया है कि अगर कांग्रेस की राजनीतिक के तौर तरीके बदल गए, जिस तरीके से एक वक्त की कॉर्पोरेट कांग्रेस अपने मजदूर और किसानों की कांग्रेस के तौर पर खुद को स्थापित कर रही है और यह मैसेज नीचे तक अगर जा चुका है तो फिर भाजपा के लिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस दौर में मुश्किल घड़ी खड़ी हो चली है। और उसी के रिफ्लेक्शन नजर आने लगे हैं पार्लियामेंट के भीतर भी, और गाली गलौज से लेकर के संसद के बाहर अपने आप को अपने तरीके से आयोजन के जरिए खुद की वाहवाही करके। और कल भी जब बनारस में प्रधानमंत्री होंगे, जब महिलाएं सवाल करेंगे, यानी काशी की 5 महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी से 5 सवाल करेंगे, क्योंकि एक बात जहन में भाजपा की आ चुकी है कि यह आखिरी हथियार है। महिला आरक्षण का जो दाव उन्होंने खेला है वह लागू हो या ना हो, लेकिन वोटर के तौर पर अगर इस देश में चल गया तो फिर भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन उसके भीतर की मुश्किल यह है कि पहली बार कांग्रेस उस राजनीतिक को साधने निकली है या राहुल गांधी इस मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, जहां पर कांग्रेस का वोट 80 के दशक के बाद से कैसे बिखरता चला गया और कुछ हिस्सा, बहुत कम हिस्सा अगर भाजपा में तो बड़ा हिस्सा इस देश को छत्रकों के पास चला गया। लेकिन छत्रकों की मुश्किल यह है कि वह इस वक्त कांग्रेस से नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 में बीजेपी जीतती है तो पार्लियामेंट में जो गालियां का नजारा है, गालियों का, वह कितना रहेगा, वह उस पर कोई संभाल नहीं पाएगा। और जो संसद के बाहर की स्थिति है जिसमें स्टेट स्पॉन्सर रैलियां और स्टेट स्पॉन्सर अलग अलग जगहों पर माला पहनने की जो परिस्थिति, अपने गुणगान की जो स्थिति है, वह शायद कहीं ज्यादा ईडी और सीबीआई से भी आगे निकल करके संकट में डाल देगी और इसमें पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी और छत्रकों सहयोग की राजनीतिक मौत 2024 में चुनाव के बाद करने की स्थिति में भाजपा आकर के खड़ी हो चलेगी। तो क्या
इन बातों के मद्देनजर पहली बार भाजपा को लगने लगा है कि अगर कांग्रेस खड़ी हो गई, कोई छत्रक खड़ा हो जाए तो उसको मैनेज किया जा सकता था। जैसे आज ही जेडीएस के साथ समझौता हो गया और जेडीएस एनडीए का हिस्सा बन गया, और एक हफ्ते पहले ही बैठकों के जरिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कर्नाटक में भी मैनेज किया गया। जब चंद्रबाबू नायडू के जब जेल जाने का रास्ता वहां के मुख्यमंत्री के जरिए खुलवाया गया, और दूसरी तरफ तेलंगाना के भीतर भी केसीआर को मैनेज करने की स्थिति, चाहे वह ईडी और सीबीआई ही क्यों ना काम कर रही हो, लेकिन उसी दिन उसे मैनेज कर लिया गया। आज इन दो कारणों से मैसेज क्या है? मैसेज सबसे बड़ा पहला यह निकल रहा है कि दरअसल भाजपा को एक बात तो समझ में आ गई है कि परसेप्शन के तौर पर कांग्रेस का खड़ा होना उसका जीत पर पूरे तौर पर मुहर लगा देता है कि आप किसी हालत में 272 तक पहुंच नहीं पाएंगे। अगर यह कॉन्सेप्शन चुनावी भी तौर पर, यह परसेप्शन चुनावी तौर पर दिलों तक जनता के पहुंचेगा तो एक झटके में भाजपा का जो पूरे 200 सीट, यानी जो कांग्रेस से टकराना है, वहां की स्थिति में अगर वो 100 सीट भी जीत जाती है तो भी वह 200 तक नहीं पहुंच पाएगी। 543 में से यह आंकड़ा भी अब उसे समझ में आ गया है। तो क्या यह हड़बड़ाहट है? क्योंकि तीसरा मुद्दा जो इससे जुड़ा हुआ है, जो वोटरों से सीधे तौर पर एक सवाल कर रहा है कि दरअसल भाजपा ने इस दौर में जो अपनी उपलब्धियों को परोसा है वह एक ताकत के तौर पर रखता है, और ताकत के तौर पर भारत का समझ कभी भी स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए आज स्थितियां भारत की सामाजिक यह भी रही कि दबंग जातियों से दबकर दलितों ने अपनी राजनीतिक को साधा जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी वोट ट्रांसफर करने के लिए उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे मुश्किल आ गई जब मायावती और अखिलेश एक साथ खड़े हुए। तो दबंगई की राजनीतिक और दबंगई की सत्ता लोकतंत्र को कोई खत्म नहीं करती, बल्कि भारत के भीतर का जो पूरा डीएनए डेमोक्रेसी का है वह उसको छिन भिन करती है। और इस परिस्थिति में अगर कांग्रेस बदल रही है, यह भी एक सवाल है कि ओबीसी को लेकर के आखिर क्यों इस देश के भीतर में जो सवाल था कि पहली जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई, और उसमें बहुत साफ था जो पहली कैबिनेट बैठी थी उसमें नेहरू भी थे, उसमें सरदार पटेल भी थे, उसमें अंबेडकर भी थे, उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी थे। और फैसला क्या लिया गया था? फैसला लिया गया था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, उससे समाज में विभाजनकारी परिस्थिति पैदा हो सकती है। 1931 में हुई थी जातिगत जनगणना, जिसमें 42 यानी 52% आबादी ओबीसी की बताई गई थी, और उसके बाद चीजें एससी एसटी की इसलिए कराई गई क्योंकि संवैधानिक बाध्यता थी आरक्षण देने की। और उसके बाद जो कुछ हुआ सब आंखों के सामने है। और कांग्रेस हो या फिर काशीराम ने पहली बार कहा था कि दरअसल जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिसकी जनसंख्या के हिसाब से उसकी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन इस बात का जिक्र अब राहुल गांधी ने जब कर्नाटक में किया तो सभी को समझ में आया कि रास्ता इतना बदल चुका है। आप जब सवाल किया गया और राहुल गांधी ने कहा कि हमसे गलती हो चुकी है, तो यह एक कांग्रेस की नई परिस्थिति, एक नई लकीर है। लेकिन इस लकीर को सिर्फ उस रास्ते मत देखिए आप, क्योंकि यह भी सवाल आज राहुल गांधी से पूछा गया, वजह क्या है जो महिला आरक्षण एक झटके में विशेष सत्र बुलाकर ले आया गया। और उसका वजह राहुल गांधी ने दो ही बताया, एक जातिगत जनगणना और ना कराना, या उसके और दूसरी तरफ ध्यान देना, और दूसरा अडानी कांड पे खामोशी बरतना। यानी कॉर्पोरेटाइजेशन में या पूंजी और उस दूसरी तरफ समाज। कांग्रेस और राहुल गांधी इस नब्ज को पकड़ रहे हैं कि अगर भाजपा के पास जो कैपिटलाइजेशन, जो पावर है, जो पैसा लाने का पॉलिटिकल फंडा है, अपने मजबूत करने का, अपने चुनाव जीतने का जो करती है, और दूसरी तरफ जो वोट उसको मिलते हैं यह कह करके कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी हैं और सारे ओबीसी साथ में खड़े हो जाए, कि जबकि दूसरी स्थिति यह है कि अपर कास्ट को भी पास में रखना, वहां भी साधना है। इस राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी शायद पहली बार समझ गए कि दरअसल राजनीतिक दल को अगर बनाया है तो चलो चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के लिए, तो भाजपा के भीतर इन्हीं बातों को लेकर के जबरदस्त घमासान मची हुई है।
एक एक सीट का बवाल इसलिए भी है क्योंकि इस देश के अंदर अगर हिंदू मुस्लिम का वोट बैंक में ना बांट करके पूरे तरीके से खुला छोड़ दीजिएगा तो भाजपा की सांसें फूलने लगेगा और वह हिंदू मुस्लिम के दायरे में कैसे किसी तरीके से फंस जाए इसको लेकर के आपने जरूरी उस वक्त के विरोधी के जो वक्तव्य था उन्हों को आपने सुन लिया है। लेकिन इस देश के भीतर में मुस्लिम समुदाय खामोश है, वो साइलेंट हो, जानता है कि यह राजनीतिक तिक्रमों का परिस्थितियां हैं जिसमें भाजपा एक लंबी और बड़ी गड्ढा पैदा करना चाहती है, जो खुले तौर पे कांग्रेस ये आरोप लगाने लगी है, विपक्ष के तमाम नेता लगाने लगे या कहे इंडिया अलायंस लगाने लगी है। तो क्या वाकई भाजपा दोनों रास्तों में चूक रही है? एक तरफ इकोनॉमी है, उसकी अपनी एक इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बंद कर दिया और ये हड़बड़ाहट उसके भीतर की, और दूसरी परिस्थिति इस समाज के भीतर की जो अंत विरोध है उसको राजनीतिक तौर पर साधने का जो हुनर भाजपा ने पैदा किया, ये 2014 से लेकर के अभी तक जो मोदी और शाह ने पैदा किया, पहली बार उस पर भी कहीं ब्रेक तो नहीं लग गई है। और यही परिस्थितियां बता रही है कि एक एक सीट पर क्यों बवाल है। राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति भाजपा की कभी भी नहीं थी। सामाजिक तौर पर भाजपा के राजनीतिक हुनर को साधने की परिस्थिति ऐसी इससे पहले कभी नहीं था। और 2013 से जब अडानी का एयरक्राफ्ट हवा में घूमता था उस वक्त उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री सफर करते थे और वह एयरक्राफ्ट दिल्ली में आकर के ही लैंड किया। जब गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन गए पहली बार, उस पर भी राजनीतिक तौर पर यह कहकर के उंगली है, आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। और दूसरी तरफ उस पूरे कैपिटल एस्पेक्ट को लेकर के जो भारत के बाजार को लेकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिसकी धुन थी, वहां पर भी एफडीआई अगर रुक गया, कम हो गया, डीलिंग नहीं हो पा रही है तो स्थिति अच्छी नहीं है, नाजुक हो चली है स्थिति उस राजनीतिक सत्ता की जिसने तमाम पाइपलाइन को पॉलिसी के लिहाज से इसीलिए बनाया था क्योंकि उसकी अपनी सत्ता बनी रहे। क्या इस बात सत्ता पर आंच आ गया है और क्या यह अंत का शुरुआत है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।